नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले ऑक्शन थियरी पे। हाल ही में ऑक्शन थियरी के सब्जेक्ट पर जो मेजर कंट्रीब्यूशन दो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने दिया हुआ है, उनके ऑनर में 2020 में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। रॉबर्ट विल्सन एंड पॉल मिलग्रॉम को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया है। तो इनके क्या कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में, ऑक्शन थियरी क्या है, ऑक्शन थियरी का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्शन के टाइप्स क्या रहते हैं वगैरह, तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। सो आई विल ट्राई टू मेक दिस टॉपिक एज सिंपल एज पॉसिबल। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्शन मूल रूप से तब भी काम आता है जब किसी भी कमोडिटी या सर्विस की प्राइस अनसर्टन रहती है। उसे वैल्यू करने के लिए हम ऑक्शन यूज करते हैं। सो it is about how auctions lead to the discovery of the price of a commodity. And auction theory is an applied branch of economics which deals with how people act in auction. यानी उनका बिहेवियर किस प्रकार से रहता है जब ऑक्शन की प्रोसेस चलती है। एंड एसेंशियली दिस थियरी ऑल्सो रिसर्चेस और रादर परस्यूज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्शन मार्केट्स। मतलब हर मार्केट के प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, रूल्स अलग होते हैं, कमोडिटी या सर्विसेज अलग होते हैं। तो इसके चलते हमें ऑक्शन थियरी ये सभी समझने में मदद करता है ताकि वो कमोडिटी या सर्विस को कैसे एक ऑप्टिमम प्राइस पर ट्रेड करवाया जाए। यानी बायर भी खुश कि मैं 50 रुपए में खरीद रहा हूं एंड एट द सेम टाइम सेलर भी खुश कि मैं 50 रुपए में वो चीज को बेच रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन कैसे हासिल करे, ये ऑक्शन थियरी हमें बताने की कोशिश करता है। बात समझे? सो दिस थियरी स्टडीज हाउ ऑक्शंस आर डिजाइंड, यानी ऑक्शन का प्रोसेस कैसे रचा गया है, व्हाट रूल्स टू गवर्न देम, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस निकल के आती है, एंड हाउ बिडर्स बिहेव एंड व्हाट आर द आउटकम्स व्हिच आर अचीव्ड। यानी बिडर्स जो बिड करते हैं उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट कैसे निकल के आता है जब वो ऑक्शनिंग करते हैं, एंड प्रोबेबल आउटकम उसके चलते क्या आ सकता है। ये सभी के बारे में ये ऑक्शन थियरी समझाने की कोशिश करता है। अब ऑक्शनिंग ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है, आर्ट, ज्वेलरी वगैरह, इन सभी में ये ऑक्शनिंग हाउसेस जैसे क्रिस्टीज एंड सदबेज दुनिया भर में बहुत मशहूर है। आपने सुना है इनके बारे में, ये ऑक्शन हाउसेस के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कहाँ पे बेस्ड है। और इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शंस व्हिच इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, तो हमारे फोन में जो हमें एडवर्टाइजमेंट दिखती है उसके राइट्स भी एक ऑक्शन के फॉर्मेट में ही बेचे जाते हैं। या अगर हम यूएस गवर्नमेंट की बात करें तो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। यानी यूएस गवर्नमेंट को जब बोरो करना रहता है तो वो प्रोसेस भी ऑक्शनिंग के थ्रू ही किया जाता है। हम समझेंगे आने वाले स्लाइड्स में कि ये किस टाइप का ऑक्शन रहता है, बट आप ये समझ लो कि ऑक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। या तो ये यहाँ पे भी यूज हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स यानी बिजली प्रदाता जब भी बिजली उत्पादक यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स से बिजली खरीदते हैं उसमें भी ऑक्शनिंग का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। एंड ऑल्सो for the permit of the emission of the carbon in order to reduce carbon emission, इसमें भी कंपनीज को ऑक्शनिंग में पार्टिसिपेट करना रहता है। अब ये जो आप इन्फोग्राफिक्स देख रहे हो यहाँ पे, ये कार्बन एमिशन के ऑक्शनिंग प्रोसेस पे ही बेस्ड है। मैंने कार्बन टैक्स पे एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में मैंने विस्तार से ये ऑक्शनिंग प्रोसेस के बारे में चर्चा की है। तो अगर आप समझना चाहते हो कि कार्बन एमिशन के ऑक्शनिंग का इंट्यूशन किस तरीके से निकल के आता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको ये वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा कार्बन टैक्स के नाम से, ठीक है? सो डू वॉच दिस वीडियो। तो ऑक्शनिंग के फायदे क्या क्या निकल के आते हैं? तो ये सरकार के फैसलों को इकोनॉमिक वैल्यूज के बेसिस पे प्रेरित कर सकता है बजाय किसी फेवरेटिज्म पे। यानी क्या उस कमोडिटी या सर्विस से मुझे रियल टर्म्स में वैल्यू मिलेगी, यानी सरकार अपने आप को ऐसे पूछेगी अगर मैंने ऑक्शनिंग के थ्रू लाइसेंसिंग ग्रांट कर दी, बजाय मैं मेरी गवर्नमेंट पोस्ट की पावर को गलत इस्तेमाल करके उस चीज की लाइसेंसिंग मेरे किसी रिश्तेदार को दे दूं, भले वो पूरे शहर में सड़क पे कचरा उठाने के लिए कंपनी हायर करनी क्यों ना पड़े या कंपनी के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही करना पड़े, तो मुझे एज अ गवर्नमेंट एक इंसेंटिव मिलना चाहिए, एक इंसेंटिव होना चाहिए इन इकोनॉमिक टर्म्स। वो एग्रीमेंट मुझे या मेरे शेयर को कितना वैल्यू देगी ये बहुत समझने की आवश्यकता है। एंड इसी बेसिस पे फिर ऑक्शनिंग का जो प्रोसेस है वो काम आता है। For that matter, if government wants companies to drill in certain areas for offshore oil or wishes to allocate radio spectrum for use by phone companies, it can actually auction off the rights rather than handing them out to whatever company. अब ऑक्शन के भी टाइप्स होते हैं।
बहुत लोगों को लगता है कि ऑक्शनिंग बस एक बैंकरप्ट आदमी के एसेट्स पे लगती है। ऐसा नहीं होता। हमने जैसे पिछले स्लाइड्स में देखा कि सरकारें किसी भी चीज के राइट्स इशू करने में ये ऑक्शनिंग का प्रोसेस यूज करती है, और बीट बिटवीन कंपनी। सो नॉर्मली कौन से टाइप के ऑक्शंस निकल के आते हैं, पहले हम ये समझते हैं। सो फर्स्ट इज इंग्लिश ऑक्शन। ये बेसिक ऑक्शन है। इस ऑक्शन में बोलियां असेंडिंग ऑर्डर में लगाई जाती है, यानी जो ऑक्शन का होस्ट रहता है वो एक प्राइस बोलेगा। वो प्राइस बेस प्राइस होगा उस कमोडिटी का या उस सर्विस का, एंड इवेंचुअली बिडर्स फिर उससे ज्यादा की बिडिंग लगाते रहेंगे, और जिसकी मैक्सिमम बिडिंग प्राइस रहेगी वो उस कमोडिटी को खरीद लेगा। ठीक है। दूसरा है डच ऑक्शन। डच ऑक्शन में सारी बोलियां कलेक्ट की जाती है, यानी सारे बिड प्राइसेस कलेक्ट किए जाते हैं, एंड जो कम सबसे लोएस्ट बिड रहेगा उसे ही कंसिडर किया जाएगा, एंड बाकी बिडर्स को भी उतना ही पैसा भरना पड़ेगा। तो ये यूजुअली यूएस ट्रेजरी के सिक्योरिटीज की बिक्री में यूज किया जाता है या कंपनी के आईपीओ को लेके। सो से फॉर एग्जांपल 5 इन्वेस्टर्स हैं एंड सबसे कम बिड $50 की है, तो इन पांचों को जो शेयर्स अलॉट हो गए ये $50 पे ही अलॉट किए जाएंगे। भले किसी ने $1000 का बिड लगाया हो या $500 का बिड लगाया हो, तो इसमें से फिर सबसे कम को चुना जाता है एंड इवेंचुअली उसे ही स्टैंडर्ड प्राइस बना दिया जाता है ताकि सभी बिडर्स उतना ही प्राइस पे करें। तो ये मोटा मोटा डच ऑक्शन होता है। ओपन आउटक्राई ऑक्शन मतलब उस ऑक्शन का होस्ट पब्लिकली उस कमोडिटी या सर्विस की ऑक्शनिंग करेगा। आउटक्राई मतलब चिल्लाना। तो बिडर्स इसमें बोलियां लगाते हैं एंड होस्ट हर बोली को जोर जोर से चिल्लाता है ताकि अगर कोई और बिडर उससे ज्यादा की बोली लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। तो इसमें फिर बोलियों की कीमत की ट्रांसपेरेंसी रहती है। जैसे वो वेलकम मूवी में अक्षय कुमार पेंटिंग्स की बोलियां लगाता है, याद है? उसे ओपन आउटक्राई ऑक्शन कहते हैं। अब जिसने वो मूवी नहीं देखी होगी उसे तो ये समझेगा नहीं, बट आप बीएससी का एग्जांपल ले लो। ये जब शेयर मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आया नहीं था तो बीएससी पे लोग जाकर शेयर्स खरीदते थे, ब्रोकर्स वहां पे ओपन आउटक्राई ऑक्शनिंग करते थे शेयर्स की, समझे? अब ऑक्शनिंग क्लोज्ड बिड भी हो सकती है, यानी एक लिफाफे में सभी बिडर्स के द्वारा कीमत ले ली जाए, किसी को किसी के बारे में पता नहीं कि कितना बिडिंग प्राइस डाला है, एंड अल्टीमेटली जिसका कम बिडिंग होता है या जिसका ज्यादा बिडिंग होता है उसे चुना जाता है। से फॉर एग्जांपल कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, यानी सरकारी काम लेना चाहती है वो, जैसे जिसे ठेकेदारी भी कहते हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि ये एरिया का रास्ता कितना सस्ते में तुम बना सकते हो, एंड बहुत सारे बिडर्स बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स निकल के आए एंड वो अपना एप्लीकेशन भरते हैं कि मैं इतने इतने प्राइस में वो एरिया का रास्ता बनाऊंगा। बेसिकली कोटेशन देते हैं, विच अल्टीमेटली डिपेंड्स कि उन्हें कितना खर्चा आएगा वो रास्ता बनाने में। अब डांबर का रास्ता बनाएगा तो कम ही आएगा खर्चा, है ना? सो वेल इट वाज जस्ट लाइट हार्टेड जोक, बट मोटा मोटा जो एकदम ऑप्टिमली एंड एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूज करके रास्ता बनाएगा टुगेदर विद द लोएस्ट प्राइस, तो उसे ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। So this was an example of closed bidding where the lowest bid is chosen. Or if we consider in case of antiques, bidders उस पे भी bid लगा सकते हैं and सबसे ज्यादा bidder को वो antique चीज बेची जाएगी, समझे? या सेकंड प्राइस बिडिंग भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें सेकंड हाईएस्ट बिडर का बिडिंग प्राइस कंसिडर किया जाएगा और ये प्राइस हाईएस्ट बिडर पे करेगा। यानी से 5 बिडर है, 500, 400, 300, 200, 100 इन्होंने बिडिंग लगाई है, ठीक है? तो ये 500 वाला जो बंदा है ये जीता इसमें, राइट? तो ये सिर्फ 400 रुपए पे करेगा उस कमोडिटी के लिए, मतलब सेकंड प्राइस, समझ रहे हो? तो अभी तक आपने जान लिया होगा या समझ लिया होगा कि देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट ऑक्शन। कोई भी ऑक्शन परफेक्ट नहीं रहता। हर ऑक्शन का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग रहता है, पर्पस अलग रहता है, इंट्यूशन अलग रहता है, ऑक्शन से रिलेटेड सेट ऑफ रूल्स डिफरेंट रहते हैं, एंड अल्टीमेटली दिस डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कंसिडरिंग व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अनसर्टेनिटी बिडर्स माइट हैव। अब हर एक बिडर के लिए उस कमोडिटी या उस सर्विस के 2 इंपॉर्टेंट वैल्यू निकल के आते हैं। एक होता है प्राइवेट वैल्यू एंड दूसरा होता है कॉमन वैल्यू। अब प्राइवेट वैल्यू मतलब वो बिडर के लिए उस कमोडिटी की कितनी वैल्यू है, वो कितना उससे वैल्यू करता है, वो कितना उससे मूल्य देता है, नॉट जस्ट इन मॉनेटरी टर्म्स बट ऑल्सो पर्सनली वो कमोडिटी या वो सर्विस की कितनी इंपॉर्टेंस है उसके लाइफ में, इससे प्राइवेट वैल्यू कहा जाता है। जैसे समझो कि सपोज एक घड़ी खरीदनी हो तो कुछ हाई स्टेटस लोग, कुछ वेल्दी लोग रोलेक्स ही खरीदते हैं, टाइटन भी तो सेम ही टाइम दिखाएगा ना, तो उनके लिए प्राइवेट वैल्यू यहां से निकल के आता है। दे वांट टू यूज रोलेक्स एज अ ज्वेलरी, दे वांट टू यूज रोलेक्स एज अ स्टेटस सिंबल,
तो ये उनकी प्राइवेट वैल्यू है, जहां पे दे आर विलिंग टू पे लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज फॉर अ सिंगल वॉच। कॉमन वैल्यू मतलब जो भी कमोडिटी या सर्विस बेची जाएगी उसकी वैल्यू सभी बिडर्स के लिए सेम रहेगी। जैसे ऑयल, तेल तो ग्लोबली एक ही दाम पे बेचा जाएगा ना। ब्रेंट क्रूड जो कि अभी $40 पर बैरल चल रहा है, वो तो पूरी दुनिया में इतने में ही बिकेगा, है ना। तो इसे कॉमन वैल्यू कहते हैं, क्योंकि ये प्राइस हर कंपनी को बेचने के लिए मिलेगी। इट्स नॉट लाइक कि कोई 50 में बेच रहा है या कोई $10 में बेचेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अब जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में समझा कि ऑक्शनिंग कैन एक्चुअली गो रॉन्ग। ऑक्शनिंग इज नॉट परफेक्ट, इट कैन गो साइडवाइज इफ इट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली। तो जैसे 1991 में यूके में टेलीविजन फ्रेंचाइजी को लेकर हुआ, मिनिमम बेस प्राइस सेट ही नहीं की गई थी, इसीलिए कंपनी इसकी बिडिंग अनाप शनाप निकल के आ रही थी। बहुत अंतर देखने को मिला था उसमें। तो इसके लिए क्या कुछ सॉल्यूशन निकल के आ सकते हैं? पहला है मिनिमम बेस प्राइस सेट कर दो ऑक्शनिंग प्रोसेस की शुरुआत से ही, ताकि कंपनीज अपने ही मनमर्जी से प्राइस सेट ना करें, एंड एक सर्टेन मल्टीपल बिड अमाउंट के बढ़ने पे सेट किया जाए, ताकि ₹1 से बिड ना बढ़े या ₹2 से बिड ना बढ़े। बात समझ रहे हो? तो वो बिड का फिर मतलब ही कुछ नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ मेजर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं ऑक्शंस को लेके, जैसे है विनर्स कर्स। तो विनर्स कर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। विनर्स कर्स मतलब उस कमोडिटी या उस सर्विस की वैल्यू बिडर्स ने बहुत ज्यादा लगा दी है, ओवर प्राइस कर दिया है उस कमोडिटी को। यानी अगर ₹100 की चीज है तो बिडर्स जब बोलियां लगा रहे थे, वो बोलियां लगाते ही गए एंड उस कमोडिटी की बिडिंग प्राइस 1000 तक पहुंच गई। तो भले हाईएस्ट बिडर को वो कमोडिटी हासिल हो गई, सपोज ₹1000 में उसने खरीद ली, तो आप समझ रहे हो कि उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी, उसकी जो फेयर वैल्यू थी, वो ₹100 थी। तो वो जो बिडर जीता है वो कमोडिटी के लिए 10 गुना भर रहा है, जो कि अपने आप में ही एक कर्स है। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सामने वाले के पास शायद तुम्हारी ऐसी इंफॉर्मेशन रह गई जहां पे उसे पता है कि ये कमोडिटी आप खरीदने ही वाले हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बिडिंग प्राइस बढ़ाया जाएगा ताकि एक प्राइस लेवल पर वो आपको सेट कर दे एंड आप उस कमोडिटी की उतनी ही प्राइस भरो, एंड इवेंचुअली फिर आपको वो कमोडिटी बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो जब बिडर्स को विनर्स कर्स के रिस्क के बारे में पता लगता है तो वो बिडिंग करना ही छोड़ देते हैं। तो फिर बिड की प्रोसेस बंद हो जाती है एंड इवेंचुअली फिर जो कमोडिटी की एस्टिमेटेड वैल्यू निकल के आनी थी वो निकलती ही नहीं है। समझ रहे हो? तो विनर्स कर्स को कैसे टैकल किया जाए? सबसे पहला आता है कि सामने वाले की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसे जितना चाहे निकाल पाओ, ताकि तुम्हें उसकी वीकनेस या स्ट्रेंथ्स का अंदाजा पता लग जाए एंड और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ तुम बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाओ। दूसरा आता है कि सेकेंड प्राइस ऑक्शन यूज कर लो। हमने जैसे पिछले स्लाइड में देखा था, याद है? सेकेंड प्राइस ऑक्शनिंग, यानी सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट प्राइस कंसीडर की जाए, तो इससे फिर विनर्स कर्स को टैकल किया जा सकता है। तो रॉबर्ट विल्सन ने बेसिकली इसी चीज में नोटेबल कंट्रीब्यूशन अपना दिया हुआ है, प्राइवेट वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे। तो यूजुअली प्राइवेट वैल्यू ऑक्शंस में क्या होता है ना कि सामने वाले को अगर तुम्हारी सबसे प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पता है तो वो तुम्हें इमोशनली इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी इफ यू हैव अफेक्शन विद द कमोडिटी और इफ द पर्सन हैज ईगो विद रिस्पेक्ट टू दैट कमोडिटी कि ये तो अब लेना ही लेना है, तो सामने वाला बिडर तुम्हें ऐसे प्राइस पॉइंट पे ले आएगा कि तुम्हारे लिए वो बहुत महंगा पड़ जाएगा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें रॉबर्ट विल्सन ने एक अनोखा फ्रेमवर्क और एक अनोखा एनालिसिस दिया था अपने रिसर्च पेपर में, जहां पे उन्होंने बताया था कि बिडर्स के बिहेवियर किस तरह से चेंज होते हैं, किस तरह रहते हैं, किस प्रकार से बदलते हैं, स्पेशली ऐसे सर्कमस्टेंसेस पे जहां पे पीपल आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिडिंग प्राइस इमोशनली। तो उन्होंने अपने रिसर्च में एक ऑप्टिमल बिडिंग स्ट्रेटजी बताई है, जहां पे जब फर्स्ट प्राइस ऑक्शनिंग होती है, बिडर पहले से ही कम प्राइस बिड करना चालू कर देता है ताकि बिडिंग करते करते प्राइस इन्फ्लेट ना हो जाए। बात समझ रहे हो? उनके एनालिसिस के मुताबिक जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी उतने ही बिडर्स कॉशियस रहेंगे अपनी बोलियों को लेके। उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द विनर्स कर्स आर इवन ग्रेटर व्हेन सम बिडर्स हैव बेटर इंफॉर्मेशन देन अदर्स। लेकिन हर बिड में प्राइवेट वैल्यू और कॉमन वैल्यू दोनों के एस्पेक्ट होते हैं, दोनों का कंबाइंड हमें फ्लेवर देखने को मिलता है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको एक अपार्टमेंट खरीदना है, तो आपके लिए उसका फ्लोरिंग, उसका डिजाइन, उस अपार्टमेंट का कंडीशन, ये सब चीजें प्राइवेट वैल्यू कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि हर एक बंदे का अलग प्रेफरेंस होगा। किसी को फ्लोरिंग पसंद आएगी, किसी को डिजाइन पसंद आएगा, किसी को कुछ भी पसंद नहीं आएगा। तो ये है प्राइवेट वैल्यू।
कॉमन वैल्यू मतलब जितना तुम्हें उस अपार्टमेंट के खरीदने पे रिटर्न मिलेगा उतना ही दूसरों को मिलता है अगर वो तुम्हारी जगह उस अपार्टमेंट को खरीदते तो। या से फॉर एग्जांपल एनर्जी कंपनी है, नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन के राइट्स के लिए बिड कर रही है, तो जो खर्चा जाएगा उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, क्योंकि हर एक कंपनी की टेक्नोलॉजी अलग होती है, राइट? तो इससे फिर प्राइवेट वैल्यू कहते हैं। कॉमन वैल्यू में, इस केस में कॉमन वैल्यू आएगा द साइज ऑफ द रिजर्वॉयर। कोई भी कंपनी बिडिंग प्रोसेस जीते, सभी को तो गैस रिजर्वॉयर की साइज एक ही मिलनी है ना, अलग अलग थोड़ी होनी है। या फिर अगर हम बैंक का एग्जांपल ले, तो बैंक अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे बिडिंग लगाती है तो जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं मार्केट में या इकोनॉमी में सबके लिए सेम ही होते हैं, एक ही तरीके होते हैं। ये पैरामीटर सभी के लिए बढ़ेगा और सभी के लिए घटेगा, तो इसे कॉमन वैल्यू कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ द कस्टमर्स हु एक्चुअली वांट टू बाय बॉन्ड्स, दिस इज ऑफ द प्राइवेट वैल्यू बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन बैंक्स टू बैंक्स, राइट? अब ये कॉमन वैल्यू के डोमेन में पॉल मिलग्रॉम का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इनकी रिसर्च के रिजल्ट्स ये निकल के आते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग लिंक बिड और बिडर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन में होगा उतना ही बड़े स्तर पर रेवेन्यू जनरेट होगा ऑक्शन के फॉर्मेट से। इन्होंने स्पेक्ट्रम जैसे ऑक्शन करने के लिए एक साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड एक्शन डिजाइन करने का सजेशन दिया है, जिसे आगे यूएस के एफसीसी ने 2017 में उसके ऑक्शनिंग के लिए यूज किया था। इंडिया में भी इसी तरीके से स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग की जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये मॉडल से स्पेक्ट्रम बहुत एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब इसके इतने टेक्निकल में हम जाएंगे नहीं, लेकिन आप बस अभी इतना याद रख लो कि पॉल मिलग्रॉम वाज एसोसिएटेड विद कॉमन लॉज, यानी सभी के लिए एक ही प्राइस एक ही वैल्यू, एंड विनर्स चॉइस के टॉपिक पे रॉबर्ट विल्सन ने कंट्रीब्यूशन दिया है। समझे? तो बेसिकली ये ऑक्शन थियरी होती है जहां पे इन दोनों ने लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया एंड इवेंचुअली ऐसी स्ट्रेटजीज लाई जहां पे कंपनीज, गवर्नमेंट्स उन स्ट्रेटजीज को यूज करें एंड ऑप्टिमली वो रिसोर्सेस को एलोकेट करे एंड एफिशिएंटली दोनों साइड से पब्लिक को, कंपनी को और खुद को इंसेंटिवाइज कर दे। सो ये था ऑक्शन थियरी के बारे में, ठीक है? होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। If you like this video, make sure you hit that like button. Share this video with your like-minded friends, colleagues. और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे comment section में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।